जो हुकूमत जेन्युइन वोटों से नहीं आती तो फिर अवाम किसी भी रियासती जंग का साथ नहीं देते, तो वो बुरा मनाते हैं तनकीद का, तो फिर वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं उस इख्तलाफ राय को क्रश करने के लिए। फौज ने इक़्तिदार संभाला, मुल्क टूट गया। अयूब खान का जो 11 साल दौर था उससे बंगाली अवाम अलग हो गए। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में क्या हुआ? जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हुई। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी वही तनकीद होती है रियासत और हुकूमत के ऊपर, तो ये तासुर मिलता है कि तनकीद फ़ौज पे हो रही है। मुंतखब और सियासी हुकूमतें बिल्कुल बेबस हैं, तो ऑब्वियसली उसका रद्द-ए-अमल फिर हुकूमतों की बजाय फ़ौज की तरफ से आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, और मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब भी मौजूद है। उनसे ये जो मौजूदा दहशतगर्दी का जो लहर है बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा को जिसने अपनी लपेट में लिया है, और जिस तरह हम बॉर्डर को भी आजकल देख रहे हैं जिस तरह वो बंद है 17 फरवरी से, उस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ये जो दहशतगर्दी का एक और लहर आया पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में, और उधर के अवाम इस चीज़ को इस वक्त वो फेस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि दहशतगर्दी आखिरकार इन इलाकों में ख़त्म क्यों नहीं होती? देखें, दहशतगर्दी एक ऐसा मामला है कि ये एक मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ जंग है। तो मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ जंग का जवाब वो मुल्क और वो रियासत दे सकती है जो अवाम के जेन्युइन वोटों से मुंतखब हुई हो। जो हुकूमत जेन्युइन वोटों से नहीं आती तो फिर अवाम किसी भी रियासती जंग का साथ नहीं देते। तो ये इस वक्त क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है बहुत बड़ी, और मेरे ख्याल में जब तक ये जो सियासी गलती है फॉर्म 47 और 45 वाली, इसको दुरुस्त नहीं किया जाता तो रियासत के लिए अकेले दहशतगर्दों से लड़ना मुश्किल होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो बहुत बड़ी सियासी गलती हुई है 2024 के इलेक्शन में, इसको दुरुस्त किया जाए और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार दिया जाए। उसके बाद बड़े से बड़े दहशतगर्द का मुकाबला रखने की सलाहियत भी हर रियासत के पास होती है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपसे कई अरसे से इंटरव्यू करना चाह रहा था। मुझे ये बताइएगा कि ये जो रियासत है, यहाँ पर ये समझा जाता है कि ये पख्तून इनके साथ ये करेंगे, या ये जो रियासत के हवाले से कोई सहाफ़ी या कोई सोच रखने वाले इंसान वो अगर रियासत के ऊपर किसी चीज़ पे निशानदेही करेगा कि ये चीज़ यहाँ पर गलत हो रही है तो उनके खिलाफ होगी? देखें, हर पढ़े लिखे शख्स का ये फ़र्ज़ है कि वह अपनी हुकूमत की पॉलिसियों का नाक़दाना जायज़ा ले और अपनी समझ के मुताबिक उस पर तनकीद करें, उससे इख्तलाफ करें। तो जो मुंतखब लोग होते हैं वो इस तनकीद को बर्दाश्त करते हैं, उस तनकीद से सबक सीखते हैं। मगर जब इक़्तिदार और हुकूमत और ताकत गैर मुंतखब लोगों के पास होगी, गैर मुंतखब इदारों के पास होगी, तो वो बुरा मनाते हैं तनकीद का, तो फिर वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं उस इख्तलाफ राय को क्रश करने के लिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है आप अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। जब आप अक्ल कुल समझते हैं तो आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान को होता है, रियासत को होता है, हुकूमत को होता है। और यही कुछ माजी में भी हुआ, जब भी फ़ौज ने इक़्तिदार संभाला, मुल्क टूट गया। अयूब खान का जो 11 साल दौर था उससे बंगाली अवाम अलग हो गए। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में क्या हुआ? जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हुई। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी वही। और आज भी जो सियासत में हमारे इदारे हिस्सा ले रहे हैं, इसकी वजह से फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो रही है। और कोई भी जब तनकीद होती है रियासत और हुकूमत के ऊपर तो ये तासुर मिलता है कि तनकीद फ़ौज पे हो रही है। हालांकि ये तनकीद सियासी हुकूमतों पे होनी चाहिए, मुंतखब हुकूमतों पे होनी चाहिए, मगर चूँकि मुंतखब और सियासी हुकूमतें बिल्कुल बेबस हैं तो ऑब्वियसली उसका रद्द-ए-अमल फिर हुकूमतों की बजाय फ़ौज की तरफ से आता है, जिसकी वजह से लोगों में मज़ीद नफ़रत पैदा होती है। सर, मुझे ये बताइएगा कि पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जब बात होती है या अमन की बात होती है, या बलूचिस्तान में भी हम बल्कि देखते हैं, तो पख्तूनख्वा में मंजूर पश्तीन साहब जो है वो आवाज़ उठाते हैं, अमन के लिए आवाज़ उठाते हैं, और अपने आप को ख़ुद भी कहते हैं कि मैं अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पे चलने वाले इंसान हूँ। फिर उसकी तंजीम को भी कलअदम करार दिया गया। देखिए, ये तो होगा ना जब जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जब उनका वोट चोरी किया जाएगा, इलेक्शन रिग किए जाएंगे, सिविलियन बालादस्ती को रद्द किया जाएगा, पार्लियामेंट यरगमाल होगी, अदलिया महकूम होगी, तो फिर आवाज़ें तो उठेंगी ना। और फिर जो भी आवाज़ उठेगी वो इक़्तिदार का नशा ऐसा होता है
کہ پھر اس آواز کو دبانے کے لیے لوگ ہر کچھ کر گزرتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے نا, پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. سر یہ جو منظور پشتین ہے, یہ اس طرح کے لوگ جب اٹھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہ جو مزاحمتی سیاست کرتے ہیں یا غیر پارلیمانی سیاست بھی کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ریاست کو ان سے خطرہ کیا ہوتا ہے کہ ریاست ان سے ڈر کی وجہ سے, جس بھی وجہ سے, لیکن ان کو دبانے کی کوشش کرتی ہے؟ اگر ریاست جو ہے منتخب عوام کی حکومت پر مشتمل ہوگی تو اس کو خطرہ نہیں ہوگا, لیکن چونکہ ریاست طاقت کے زور پہ قبضے میں ہے, حکومت کو قابو کر رہی ہے, تو پھر وہ تنقید برداشت نہیں کرتے. پھر ان کو ڈر ہوتا ہے, ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر اس تنقید کے اوپر عوام نے سپورٹ کر دی اور پھر اگر ان سے یہ طاقت چھن گئی, پھر ان کو کٹارے میں کھڑا ہونا ہوگا. جنرل مشرف کو جو سزائے موت ملی آئین سے غداری کے الزام میں, یہ بہت بڑا سبق ہے. تو اسی وجہ سے ریاست جو ہے وہ طاقت کے ساتھ کرش کرتی ہے تنقید کو, اور منظور پشتین ہو جائیں یا دوسرے سیاستدان ہو جائیں, جو بھی ریاست کے جو چیرہ دستی ہے ان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو دبایا جاتا ہے, اس کا گلا گھوٹا جاتا ہے. سر آخر یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سر یہ ریاست کو مطیع اللہ جان سے کیا خطرہ ہے؟ نہیں, مجھ سے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, بلکہ میرے خیال میں اگر ریاست کو خطرہ ہے تو اس کو اپنے آپ سے خطرہ ہے, مطیع اللہ جان سے خطرہ نہیں ہے.